दुबई में पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोर से चल रहा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला पाम ट्री शेप का आइलैंड होने जा रहा था, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। 5 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको हिस्ट्री में याद रखा जाने वाला था। इंजीनियर्स को लग रहा था कि शायद इस प्रोजेक्ट में सबसे मुश्किल तरीन काम समुद्र की लहरों से मुकाबला करके इस पर आइलैंड बनाना है, लेकिन इसका असल इम्तिहान तो तब शुरू हुआ जब आइलैंड पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ज़ुहैब टीवी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जी हाँ, ये बात है 2003 की कि जब पाम जुमेरा आइलैंड कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इस पर विलास, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स बनाने की। तब ही ये नोटिस किया गया कि आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता वापिस समुद्र में डूब रहा है। यानी अगर ये खाली आइलैंड ही समुद्र का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, तो जब इस पर हजारों बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी तो इसका क्या हाल होगा, ये इमेजिन करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था। 3 सालों की मुसलसल अनथक मेहनत और अरबों डॉलर सबको पानी में घुलते हुए नजर आ रहे थे। इस मसले को लेकर आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन के काम को रोकना पड़ गया, जो कि न सिर्फ एक बहुत ही खतरनाक मामला था बल्कि ये दुबई के शेख की इज्जत का भी सवाल था, जिनके प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया देख रही थी। हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए आइलैंड को वापिस समुद्र में डूबने से कैसे रोका जाए, ये समझना पूरी प्रोजेक्ट टीम के लिए बहुत ही मुश्किल था। इस मसले को किसी भी सूरत जल्द से जल्द हल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये दुबई के शेख की इज्जत का सवाल था। अरेबियन गल्फ में 5 किलोमीटर तक फैला हुआ ये इंजीनियरिंग हिस्ट्री का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। पाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसकी असली शक्ल सिर्फ आसमान से ही देखी जा सकती है। इस पूरे आइलैंड को बनाने में हैरत अंगेज तौर पर 40 नहीं, 50 नहीं, बल्कि पूरे 900 अरब रुपए का खर्चा हुआ था। ये आइलैंड ना सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में अपने पोश विलास, लग्जरी होटल्स, बीच क्लब्स और यहाँ से दिखने वाले दिलकश नजारों की वजह से मशहूर है। सिर्फ रेत और पत्थर से बनाए गए इस आइलैंड को न सिर्फ समुद्री तूफान से बल्कि ज़ल्ज़लों और सुनामी वगैरह से भी खतरा रहता है, लेकिन फिर भी 18 सालों से ये आइलैंड सिटी अरेबियन ग्रुप में फख्र से खड़ी है, जो कि इसको बनाने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स की खून पसीने की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। इस इम्पॉसिबल नजर आने वाले प्रोजेक्ट को इंजीनियर्स ने किस मुश्किल तरीन मरहले से गुजरकर मुमकिन बनाया, इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे इन मुश्किलात का सलूशन निकाला गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। क्योंकि दुबई के पास तेल खत्म हो रहा था, इसी वजह से अब दुबई की बका का सिर्फ एक ही तरीका बचा था और वो था टूरिज्म। ये बात है 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर बैठा था। दुबई के बीचेस काफी ज्यादा मशहूर होने लगे थे और बात यहाँ तक जा पहुँची थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ने लगी थी। दुबई की कोस्ट लाइन जो कि सिर्फ 70 किलोमीटर तक फैली हुई थी, अब इसको बढ़ाने का वक्त आ चुका था। उस वक्त के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम दुबई के समुद्र में एक ऐसा आइलैंड बनाना चाहते थे जिससे दुबई की बीचेस के लिए एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल सके। इस आइलैंड का डिजाइन बनाने के लिए उन्होंने अपने खास लोग लगा दिए। सुल्तान अहमद बिन सुलैम, जिनको इस काम पर लगाया गया था, उन्होंने शेख को एक सर्कुलर शेप आइलैंड का डिजाइन पेश किया। इस सर्कुलर शेप आइलैंड से दुबई को 7 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल रही थी, लेकिन ये काफी नहीं थी। शेख ने ये डिजाइन फौरन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनको 7 नहीं बल्कि 70 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन चाहिए थी। इस बार शेख ने खुद डिजाइन बनाने का फैसला किया। शुरू में तो कोई डिजाइन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर शेख एक ऐसा डिजाइन मैदान में लेकर आए जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक पाम ट्री की शेप थी। हैरत अंगेज तौर पर इस डिजाइन से दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर का इजाफा हो रहा था, यानी दुबई की करंट कोस्ट लाइन का 80%। कागज पर डिजाइन तो बन चुका था, लेकिन मसला ये था कि आज से पहले किसी ने भी इस शेप का इतना बड़ा आइलैंड नहीं बनाया था। चैलेंज सिर्फ ये नहीं था कि ये पाम ट्री शेप का आइलैंड बनाना है, बल्कि यहाँ एक पूरी सिटी को भी बसाना था, जिसमें लग्जरी विलास, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए जाने थे। जब इंजीनियरिंग एक्सपर्ट से मशवरा लिया गया तो इनका मानना था कि इस आइलैंड को बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको कंक्रीट और स्टील से बनाया जाए, लेकिन दुबई के क्राउन प्रिंस कुछ और ही चाहते थे। जी हाँ, शेख के पास जो आइडिया था, इसने इंजीनियरिंग टीम के चैलेंज को मजीद बढ़ा दिया था। वो चाहते थे कि आइलैंड को पूरी तरह नेचुरल मटेरियल से बनाया जाए, यानी ये आइलैंड रेत और पत्थरों से बनाया जाना
था। एक अंदाजे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली रेत और पत्थर इतने ज्यादा थे कि इनसे 2.5 मीटर ऊंची एक ऐसी दीवार बनाई जा सकती है जो हैरत अंगेज तौर पर पूरी दुनिया का एक गोल चक्कर लगा सकती है। इतने ज्यादा पत्थर और रेत कहां से आएगी, ये तो एक अलग ही मसला था। इसलिए इस आइलैंड को बनाने के लिए दुबई के शेख को दुनिया की बेस्ट इंजीनियरिंग टीम चाहिए थी। इस काम को अंजाम देने के लिए हॉलैंड की एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया गया। सबसे पहले इंजीनियरिंग टीम को यह प्लान करना था कि पाम ट्री शेप के इस आइलैंड को समुद्री तूफान और खतरनाक लहरों से कैसे बचाया जाएगा। इसका सिर्फ एक ही हल था कि पाम ट्री शेप के चारों तरफ समुद्र की लहरों को रोकने के लिए पत्थरों से एक कर्व्ड शेप का आइलैंड बनाया जाए, जिसको ब्रेक वाटर भी कहा जाता है। अब टाइम था वो सारी कैलकुलेशंस करने का, जिससे यह मालूम पड़ेगा कि क्या अरेबियन गल्फ के इस हिस्से में ब्रेक वाटर बनाया भी जा सकता है या नहीं। समुद्र की लहरें जो कई फुट तक ऊंची होती हैं, जो अपने बीच में आने वाली तमाम चीजों को निगल भी सकती हैं। कैलकुलेशन से मालूम पड़ा कि अरेबियन गल्फ इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि गल्फ के एंट्री पॉइंट पर ये तमाम लहरें अपनी पावर कम कर लेती हैं। लेकिन तूफान का खतरा अभी भी बाकी था, जो इस आइलैंड सिटी को टफ टाइम दे सकता था। इंजीनियर्स की अभी फाइनल कैलकुलेशन चल ही रही थी कि इन पर एक ऐसा पहाड़ तोड़ दिया गया जिससे मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल था। मुसीबत ये थी कि दुबई के शेख ने इंजीनियरिंग टीम को रिसर्च पर ज्यादा टाइम जाया करने से मना कर दिया और जल्द अज जल्द कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने का हुक्म दिया। नॉर्मली इस किस्म के मेगा प्रोजेक्ट्स को बनाने में तकरीबन 15 साल लग जाते हैं, लेकिन शेख ने इस पूरे आइलैंड और इस पर बनाई जाने वाली सिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 साल रखे थे। टारगेट मिलते ही इंजीनियरिंग टीम की तो जैसे हवा ही निकल गई थी। एक तरफ इनकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई थी और दूसरी तरफ इनको ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ 5 सालों में कंप्लीट करना था, जिसमें 2.5 साल आइलैंड बनाने के थे और बकाया 2.5 साल आइलैंड पर बिल्डिंग्स बनाने के। लिहाजा बगैर टाइम जाया किए 2001 में आइलैंड की आउटर वॉल यानी ब्रेक वाटर की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया। ये जानते हुए कि अभी फाइनल कैलकुलेशन करना बाकी था और एक छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़ी आफत को दावत दे सकती है। अभी इंजीनियरिंग टीम के कुछ समझ आया ही था कि एक खौफनाक हादसा हो गया। सितंबर 2001 में 9/11 का अफसोसनाक वाकया हुआ और इस वाकये की वजह से पूरी दुनिया को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। लोगों ने डर के मारे सफर करना ही छोड़ दिया था, खास तौर पर छुट्टियों के लिए, और इनमें सबसे ज्यादा नुकसान दुबई का हो रहा था। महीनों की रिसर्च और अभी तक जो लाखों डॉलर इस पर खर्च हो चुके थे, इसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 1200 फॉरेन इंजीनियर्स को दुबई में खतरा महसूस होने लगा और उन्होंने वापस हॉलैंड रवाना होने का प्लान बना लिया। लेकिन दुबई के शेख ने इनको सिक्योरिटी का यकीन दिलाया और प्रोजेक्ट को दोबारा कंटिन्यू करने का हुक्म दिया। नवंबर 2001 में एक बार फिर से आइलैंड की आउटर वॉल का काम स्टार्ट करा दिया गया। लेकिन मसला ये था कि पाम जुमेरा के ट्री शेप को बचाने के लिए पहले आउटर वॉल यानी ब्रेक वाटर को बनाना जरूरी था। इस पूरे प्रोजेक्ट के 2 अलग अलग हिस्से थे। एक तो था इसका ये पाम ट्री शेप, जिसको मुकम्मल तौर पर रेत से बनाया जाना था। रेत से बनने वाले इस पाम ट्री आइलैंड को समुद्र की लहरें नुकसान ना पहुंचाए, इसी वजह से इसको चारों तरफ से एक आउटर आइलैंड प्रोटेक्ट करेगा। और ये आउटर आइलैंड सिर्फ रेत नहीं बल्कि ये हैवी पत्थरों से बनाया जाएगा। लेकिन इतने सारे पत्थर आखिर आएंगे कहां से? इस आउटर आइलैंड के लिए 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर चाहिए थे। ये इतने ज्यादा पत्थर थे कि जिससे 2 मिस्र के पिरामिड्स बनाए जा सकते थे। दुबई जहां सिर्फ रेगिस्तान और पानी पाया जाता है, यहाँ से इतने सारे पत्थर अरेंज करना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। इसी वजह से पत्थर जमा करने वाली टीम को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 16 अलग अलग लोकेशंस पर पहाड़ों से पत्थर निकालने का टास्क दिया गया। पहाड़ों को दिन रात डायनामाइट से ब्लास्ट करके पत्थरों के बड़े बड़े पीस निकाले जाते थे। एक एक पत्थर 6-6 टन से भी ज्यादा वजनी था और ऐसे लाखों पत्थर निकालकर दुबई के साहिल तक ट्रांसपोर्ट किए जाते थे और यहाँ से आगे आइलैंड साइड तक इन पत्थरों का सफर बड़ी बड़ी शिप्स पर होता था। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक दिन में 40,000 टन पत्थर आइलैंड साइड तक पहुंचाए जाते थे। ये टोटल 217 बोइंग 747 जहाज के वजन के बराबर बनता है। दिन गुजरते गए और आउटर आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल दिखाने लगा। लेकिन क्या ये इतना मजबूत था भी या नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। जिन पत्थरों को समुद्र में डालकर ये आउटर आइलैंड बनाया जा रहा था, इनमें से अगर एक भी पत्थर सही पोजीशन में नहीं रखा गया तो आइलैंड किसी भी वक्त तबाही का निशाना बन सकता था। ये चेक करने के लिए डाइवर्स 30 मीटर पानी के नीचे जाते थे
और हर एक पत्थर की पोजीशन चेक करके बाहर बैठी टीम को ओके का सिग्नल देते थे। पाम जुमेरा का ट्री जिसको सिर्फ रेत से बनाया जाना था, इस आइलैंड में लगने वाली रेत का वजन 13 लाख टन से भी ज्यादा था। यहाँ वो रेत इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी जो दुबई के रेगिस्तान में पाई जाती है। तो आखिर इंजीनियरिंग टीम ने इतनी सारी रेत का बंदोबस्त कहां से किया? और जब आइलैंड पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद वापस समुद्र में डूबने लगा तो आखिर इस मुसीबत से निकलने के लिए इंजीनियर्स को किस हद तक जाना पड़ा, ये सब आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।